स्टार्ट है कर ले तो बढ़िया। हेलो नमस्कार, क्या हालचाल हैं आप सभी के। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सलूशन पे। आप चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10th मैथ्स NCERT, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करो, और क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए क्या करो कि आप लोग एक NCERT बुक को लो, ठीक है। कापी उठाओ, पेन उठाओ, और NCERT बुक में जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसको ओपन करो। और हाँ, पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट यही करता हूँ कि एक्सरसाइज का सलूशन करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि विदाउट इंट्रोडक्शन वीडियो देखे बिना एक्सरसाइज करना तो सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, तो आप लोग वहाँ से रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन वहाँ पे पढ़ा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप सलूशन पर आओगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी किताब खोल लो, और उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि मुझे HCF ज्ञात करना है। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, कहता है मुझे HCF बताना है, और उसने कुछ संख्याएं दे रखी हैं 135 एंड 225 का। इसका मतलब आपको इसका HCF फाइंड करना है, ठीक है भैया। इसका HCF फाइंड करना है, वो भी किसकी सहायता से। इसने प्रश्न में दे रखा है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। देखो एल्गोरिथम का मतलब क्या है, एल्गोरिथम मैं अभी बता रहा हूँ आपको। एल्गोरिथम कुछ भी नहीं होता है। देखो ये जो शब्द है ना यहाँ पर, अच्छा आपने तो थ्योरम पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर वर्ड आ गया एल्गोरिथम, तो ये कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली एल्गोरिथम है क्या, अगर एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बस वही कहलाता है एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप लोग इस भ्रम में ना जाइए कि ये एल्गोरिथम क्या है, बल्कि हमने तो डिवीजन या लेमा पढ़ा था, ठीक है। तो ये बेसिकली एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ही एल्गोरिथम है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और इसने ये जो बात कही है ना कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इस वाले दिए गए प्रश्न का HCF ज्ञात करो। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि अच्छा कहीं मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे जो HCF ज्ञात करना है वो 135 और 225 का जो HCF ज्ञात करना है वो तो ऐसे निकालने लगते हैं ना कि जो बचपन में सिखाया गया है। लेकिन वहाँ यहाँ पर ऐसे थोड़ा ना निकालना है, क्योंकि यहाँ पे साफ कह दिया गया है कि आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कीजिए, ठीक है। तो इसका यूज करके आप कैसे निकालते हो तो सुनो। पहले स्टेप आपको मैंने क्या बताई थी कि बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 225। किससे भाग देंगे इसको हम, 135 से। देखते हैं कितनी बार में जाता है। देखो अगर इसको 2 टाइम्स चलाओगे, देखो हाँ, अगर इसे मान ले कोई बहुत ही बड़े बड़े नंबर आते हैं, इसे मान ले यहाँ पर अभी 3 नंबर है, यहाँ पर भी अभी 3 नंबर है, तो कहीं ना कहीं मुझे डिवीजन करने में बहुत इसमें कठिनाई हो जाती है। तो एक काम किया करो कि एक डिजिट यहाँ से काट दो, एक डिजिट यहाँ से काट दो। देखो यहाँ पर 2 डिजिट बची हैं और यहाँ पर भी 2 संख्याएं बची हैं, तो अब आसान हो जाएगा। अब देखो ये कितने बार में जाएगा, तो अगर आप इसको 2 टाइम्स चलाओगे तो 13 2 26 हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 22 से ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये आपका 1 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 5, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया आपका 135। 5 से 5 0, और यहाँ पर ये 9, ठीक है। तो अब क्या पता था आपको, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या कहती है। अरे आपको पता होना चाहिए कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है भैया। तो अब बताओ मुझे यहाँ पर डिविडेंड क्या है, 225 है, तो 225 बराबर हो जाएगा, डिवाइजर क्या है 135 है, इंटू क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट 1 है, प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 90, 9।
अब आपको पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है, तो रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यहाँ पर लिखोगे कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आया, जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करोगे, तो अगेन आप रिमाइंडर को उठाओगे और यहाँ से डिवाइजर को उठाओगे और इसको फिर से हम भाग करेंगे। कब तक भाग करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है। तो 90 से हम भाग करेंगे किसको, 135 को, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार में चलेगा, यहाँ से 5 हटा दो, यहाँ से 0 हटा दो, यहाँ पे 9 हुआ और यहाँ पे 13 हुआ। अब बताओ ये कितनी बार में जाएगा, अगर आप इसको 2 टाइम्स चलाओगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 टाइम्स ही चलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 19 आ गया, सॉरी 90, 5 और ये 13 यानी कि 45, ठीक है। तो अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, नाउ वी कैन से 135 इक्वल्स टू 90 प्लस 1, सॉरी 90 इंटू 1 और रिमाइंडर 45। तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, नहीं है, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। जब फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर को उठाएंगे और यहाँ से डिवाइजर को उठाएंगे और फिर से हम डिवाइड करेंगे। तो इसका अंदर 45 से अब आपको 90 को डिवाइड करना है, तो 45 2 जा यानी कि 2 टाइम्स चल जाएगा ये रिमाइंडर 0, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0, दैट मीन्स वाट, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होगा, बहुत ध्यान से सुनो कि लास्ट स्टेप में जब रिमाइंडर 0 आएगा, जो हमारा डिवाइजर होगा वहीं क्या होगा, वहीं दिए गए संख्याओं का एचसीएफ होगा। दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 का कितना आ जाएगा, 45। आया समझ में, ठीक है। तो स्टूडेंट, और हाँ, इसके जो आगे वाले जो क्वेश्चन यानी कि इसके बेसिकली इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। जो दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है आप लोग खुद से सॉल्व करें, क्योंकि सेम लॉजिक है, तो आप लोग वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तब तक के लिए आप इसको फटाफट नोट करो, ठीक है। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पढ़ो और उसको सॉल्व। और हाँ, एक बात और भी कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करें, ठीक है। अपना सलूशन देखें, फिर उसके बाद मेरा सलूशन देखें कि आपके और मेरे सलूशन में क्या अंतर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई एक पूर्णांक है। तो पहली बात तो उसने ये बोली है कि कोई धनात्मक पूर्णांक। अब आपको मैंने रियल नंबर इतना डेप्थ में पढ़ाया है कि आपको सारे के सारे इंटीजर्स आते ही आते हैं, यानी कि सारे के सारे पूर्णांक आपको आते ही आते हैं। तो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पूर्णांक क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। 0, फिर +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे पूर्णांक हैं, सारे के सारे इंटीजर हैं, ठीक है। इसमें भी उसने कहा है कि कोई धनात्मक, यानी कि इसमें से आप क्या निकालोगे, धनात्मक निकालो, तो यानी कि 0, 1। और धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके बाद भी उसने कहा है कि जो यहाँ पर विषम है, तो विषम हम निकालेंगे, 1 को ले लेंगे, 3 को ले लेंगे, 5 को ले लेंगे, तो उसके बाद में 7 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसकी यानी कि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये वाला मेथड भी सही है, लेकिन मैं आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, उससे आप इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सुनो कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक इक्वल टू x, ठीक है। तो जो अंग्रेजी में बच्चा पढ़ना चाहते हैं वो लोग लिख लेंगे कि लेट x बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। अब सुनो, हमने क्या कहा कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस x शो, और उसने जो प्रश्न में कहा है कि इसको आप क्या शो करना है, यानी कि 6q। मैं एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या शो करना है, इसमें आपको शो करना है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में इसको आपको लाना है, ठीक है। 6q+5 के रूप में लाना है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे हिंट मिलती है कि मुझे कहीं ना कहीं 6 लाना है, ठीक। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं 6 को, यानी कि ये एक हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि 6 से मैं x को भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसको भाग दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ऐसे करके अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि यूक्लिड से डिवीजन थ्योरम यूज होगी, ठीक है। क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है, दैट मीन्स जो x होता है वो हमेशा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। साथ ही साथ और इसमें क्या होगा कि जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किससे छोटी होती है, वो हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है, और किससे बड़ी या बराबर होती है, तो 0 से बड़ी या बराबर होती है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ की r की वैल्यू की बात करो तो डिवाइजर यहाँ पे कितना है, 6 है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारी r की डिफरेंट वैल्यू क्या आ जाएंगी, तो r इक्वल टू आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या 6 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि r लेस देन 6 है, इसका मतलब r का मान 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब r की डिफरेंट वैल्यू जो मेरे पास आई हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक आई है, ठीक है। आप लोग इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब क्या करोगे कि r की डिफरेंट वैल्यू लेकर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चेक करूँगा कि ये जो हमारा जो मान है, यानी कि 6q+1 आता है कि नहीं आता है, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि r इक्वल टू 0 रख रहा हूँ किसमें, इक्वेशन में फर्स्ट में। नाउ x इक्वल टू 6q+0। अब अगर आप 6q में 0 ऐड करोगे तो 6q ही रहेगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 6q। अच्छा, x इक्वल टू 6q है तो ये 2 से डिविजिबल भी तो है, तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि x इक्वल टू 2 इंटू 3q। चेक करो, और जब ये 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है भाई, ये तो सम है, तो सम है ना, ये तो इवन है, क्योंकि आपको इवन लेना ही नहीं है। फिर से देखो अब मैं क्या करूँगा कि r की एक वैल्यू रखूँगा, दैट मीन्स x इक्वल टू 6q+1। अब इसमें क्या कोई कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ये ऑड है, यानी कि ये विषम है, ठीक है, ये आपका ऑड है। फिर से देखो, अब r की है वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखें, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ x इक्वल टू 6q+2। अब देखो क्या ये पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है, तो हाँ है। तो अगर आप इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो 2 3 जा, यानी कि 6 + 2 1 जा 2। इसका मतलब जब ये 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं सम होगा, ठीक है, इवन होगा। नाउ अब हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 6q+3। इसमें 3 कॉमन है, लेकिन 3 तो ऑड होता है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा ऑड है, यानी कि ये हमारा विषम है, ये हमारा ऑड है, ठीक है। उसके बाद में हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ x इक्वल टू 6q+4। इसमें देखो 2 कॉमन मिल रहा है, तो x इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, 2 3 जा 6 + 2 2 जा 4, ठीक है। तो जब इसमें 2 कॉमन मिल गया, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका, ये आपका सम होगा, यानी कि इवन होगा, ठीक है। उसके बाद में अब r की वैल्यू मेरे पास क्या बची है, 5 बची है ना, तो इसका मतलब आप क्या रखोगे, x इक्वल टू 6q+5, x इक्वल टू 6q+5। अब ये क्या है, ये आपका विषम है। तो अगर बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेरे पास धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लोगे कि हैंस, यानी कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है आपका,
6^3 या 6^3 या 6^5 के रूप का होता है। ठीक है भैया, बात आई समझ में कि नहीं आई? तो ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बट बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग मैं आपको बता चुका हूँ ना कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग खुद से सॉल्व किया करें। ठीक है, पहले आप अपना सलूशन देखें, फिर उसके बाद मेरा सलूशन देखें, क्योंकि अगर डिफरेंट सलूशन है यानी कि कहीं ना कहीं जो मेरा सलूशन रहेगा उससे आप उसको मैच तो करें कम से कम कि मेरी क्या गलती आ रही है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड तो हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड? कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? बेसिकली ये कुछ नहीं कहता है, कहता है कि 616 सदस्यों वाली आर्मी है और उसके बाद में 32 सदस्य वाले क्या है? आर्मी वाले बैंड है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये आपके बैंड हैं। ठीक है, और ये है आर्मी, ये क्या है? आपकी आर्मी है। ठीक है, तो या तो इसको आगे लिखो, एक सेकंड, क्योंकि आर्मी पीछे चलती है और बैंड आगे चलता है। ठीक है, तो आर्मी और ये बैंड। ठीक है, तो आर्मी के कितने मेंबर हैं? 616 और बैंड के हैं 32। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है कि दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों यानी कि जो कॉलम है यानी कि ये जो कॉलम है ना, यानी कि ये जो स्तंभ है वो बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान है। यानी कि अगर मैं इसको मान लूँ n, मुझे नहीं पता कितने स्तंभ हैं, मैंने इसको क्या मान लिया? n स्तंभ है। ठीक है, अच्छा, यानी कि n स्तंभ दोनों के हैं, आर्मी और बैंड, यानी कि आर्मी वाले के और बैंड वाले सदस्यों के दोनों के जो स्तंभ है वो हमने इनको n मान लिया। ठीक है, फिर कहता है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? ठीक, तो यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर लिखोगे कि माना, उसने क्या पूछा है? स्तंभों की संख्या, तो हम स्तंभों की संख्या को ही पहले मानेंगे कि माना स्तंभों की संख्या बराबर n। ठीक है, अच्छा, आर्मी के सदस्य कितने हैं मुझे नहीं पता, बैंड वाले के सदस्य इनको भी मुझे मानना पड़ेगा, तो लिखोगे कि माना आर्मी के सदस्यों की संख्या बराबर x तथा कौन से हैं? बैंड वाले हैं ना, तो तथा बैंड के सदस्यों की संख्या बराबर 22। अच्छा, अब बहुत ही अगर ध्यान से देखोगे तो अगर इसमें n सदस्य हैं, n स्तंभ है, संख्या कितनी है? 616, तो 616 सदस्य हैं टोटल हैं, स्तंभों की संख्या कितनी है? n है, और इसमें है मेंबर कितने? x मेंबर हैं। आई बात समझ में? बैंड के कितने मेंबर हैं? 32 हैं, यानी कि टोटल मेंबर कितने हैं? 32, यानी कि टोटल सदस्य आपके जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 32 हैं। संख्या कितनी है? n है, और इसके जो मैंने सदस्यों की संख्या मानी है वो कितनी मानी है? 22 मानी है। तो बहुत ही अगर ध्यान से देखोगे वो कहता था कि अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करो, तो अधिकतम का मतलब क्या होगा कि इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन क्या है? n ही तो है, और ये n क्या है? सबसे बड़ा कॉमन है। तो इसका मतलब कुछ नहीं कह रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें, तो यानी कि HCF पूछ रहा है आपको 616 और 32 का। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मतलब मैं देखते ही इसको बता देता कि 616 और 32 है, अधिकतम संख्या पूछी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका HCF ही आएगा। लेकिन अगर इसी टाइप में कोई और क्वेश्चन आ गया तब आप कैसे इसको सॉल्व कर पाओगे? ठीक है, तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज को आप लोग समझना सीखो।
ठीक है। तो बस अब तो काम सब समाप्त हो गया ना। क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालते हैं, और हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम यूज करेंगे। कैसे निकालेंगे कि बड़ी वाली संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 32 से भाग देना है 616 को। ठीक है, देखो ये कितने टाइम जाएगा, ये 3 है। ठीक है, 3 यानी कि 32 को भाग देना है 616 से। अगर आप क्या करो यहाँ से, यानी कि देखो ये अगर 2 टाइम्स चलाओगे तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम एक बार में ही लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना हुआ 32, ये हुआ यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना बचा 5, तो 5 से 3 गया, कितना बचा 9, और यहाँ पर हुआ 5, 5 से 3 गया 2। ठीक है, ये हो गया आपका 29, उतार लिया हमने 6। ठीक है, यानी कि आ गया मेरा 296। अब देखो ये कितनी बार में जाएगा, अगर इसको काटोगे आप लोग 32, अगर 3 बार में काटोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और 9 तियाँ 27, यानी कि लगभग ये कहीं ना कहीं 9 टाइम्स जाएगा। तो इसको मैं 9 बार में काट रहा हूँ। ठीक है, तो 9 दूनी 18, कैरी आया 1। ठीक है, 9 3 जा 27 और 1 28, 9 16 यानी कि 8, इतना ही आएगा। ठीक है, अच्छा तो अब बहुत ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आपको पता है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड कितना है यहाँ पर 616 है, बराबर डिवाइजर कितना है 32 है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट कितना है 19 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 8 है। तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, नहीं है, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। और जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से रिमाइंडर को उठाते हैं और यहाँ से डिवाइजर को उठाते हैं, उसको हम अगेन डिविजिबल करते हैं। तो 9 8 से हम भाग करेंगे 32 को। ठीक है, तो 8 चक्कू 32, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 32 इक्वल्स टू 8 × 4 + 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर आया 0 यानी कि r इक्वल टू 0, दैट मीन्स रिमाइंडर इक्वल टू 0। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होगा वहीं क्या होगा, वहीं दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एचसीएफ ऑफ किसका 616 और 32 का कितना आ जाएगा भैया, यह आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख देना कि अतः देखें क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने बेसिकली ये पूछा था क्वेश्चन में कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी ना। ठीक है, तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आगे भैया 8। आया समझ में? ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह। ठीक है, तो हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और शायद क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार चेक कर लेता हूँ आपकी एनसीईआरटी में। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा दिया है। ठीक है, और अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर पाते हो तो वो भी आपको करा दिए जाएंगे। या तो मैं ऐसा एक काम करता हूँ, ऐसा मैं ये कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान ही है, सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से सॉल्व करें और क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रहा हूँ। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो उसने बेसिकली इसमें क्या कहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक, उसने बोला है कोई धनात्मक पूर्णांक, सम और विषम नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या कि माना धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, हमने मान लिया इसको x। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जैसे मान लो ये x है। ठीक है, x क्या है, हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है
और सिद्ध क्या करना है आपको, 9m लाना है। ठीक है, लेट्स मैं इसको चेक कर लेता हूँ कितना लाना है आपको, 9m लाना है, 9m + 1 लाना है, और उसके बाद में 9m + 8 लाना है, यही तो लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम किसको डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारे पास x क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके मैं डिवाइड किससे करूँगा, 9 से डिवाइड करूँगा। अब जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे, कुछ क्वोशेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, फिर मैं यहाँ पर वो वाली बातें लिखूँगा कि जो रिमाइंडर है वो जो है आपका डिवाइडर से छोटा होना चाहिए। तो यानी कि r की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू की 0 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 तक आएगी। फिर उसके बाद में क्या करोगे, इस बार आप इक्वेशन में डालोगे, फिर उसका क्यूब करोगे, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉर्ट करने के लिए क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसको आप 9 से डिवाइड नहीं करो, बल्कि मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर आप 3 का क्यूब करोगे तो कहीं ना कहीं 3 × 9 = 27, यानी कि 9 मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 3 का क्यूब कर रहा हूँ, सॉरी मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये एक इंटीजर है, ये एक पूर्णांक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ क्वोशेंट आएगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। हाँ, बच्चा ये बहुत पूछता है कि सर यहाँ पर क्या आएगा। अरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 क्यों आएगा, और क्या आएगा, 3 क्यों ही तो आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या कहती है, कहती है कि जो डिविडेंड होता है तो डिविडेंड यहाँ पर क्या है, x है, डिवाइजर 3, क्वोशेंट q प्लस रिमाइंडर r। साथ ही साथ और क्या होता है कि जो रिमाइंडर होता है वो लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर कितना है, 3, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर यहाँ पर आप r की डिफरेंट वैल्यू निकालने पे जाओगे तो यहाँ पर 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी क्या, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो r की वैल्यू है वो 3 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 नहीं होगी। ठीक, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास r की वैल्यू आई है वो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में r की जगह पर पुट करूंगा और इसका क्यूब करूंगा। ठीक, क्योंकि उसने प्रश्न में तो कहा है कि आप धनात्मक पूर्णांक का घन करो। ठीक, तो x = 3q प्लस r की मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे 0। तो अगर इसमें आप 0 ऐड करोगे तो 3q ये हो जाएगा, यानी कि x = 3q। नाउ अब मैं क्या करूँगा कि इसका मैं क्यूब करता हूँ। ठीक है, दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना कि दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, तो यानी कि ये x³ हो गया और इधर भी एक क्यूब हो गया। तो यानी कि x³ = 3 × 3 = 9, 3 = 27 q³। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको इतना ही छोड़ रहा हूँ। ठीक, आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखो। अब r की वैल्यू क्या रखोगे, 1, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ x = 3q + 1, इसका भी क्या करोगे, दोनों पक्षों का हम घन करेंगे। तो x³ = इसका क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली a + b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है आपका a³ + b³ + 3ab × a + b, यही तो होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका a³ + b³ प्लस, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो हो जाएगा आपका 3a² + 3ab²। ठीक है, तो मैं इसका यूज करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इधर तो हो गया आपका x³ बराबर a³ यानी कि 3q का क्यूब प्लस b³ यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3a² भी है, दैट मीन्स 3a² यानी किसका स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर, और b कितना है आपका 1 है, प्लस 3 तो ऐसे ही रहेगा, a कितना है 3q है, और b कितना है यानी कि b का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। नाउ 3 का जब आप क्यूब करोगे तो 3 × 9 = 27 q³ प्लस 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा, प्लस देखो यहाँ पर 3q का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 q² और 9 × 3 = 27 q² प्लस 3 × 9 q। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, इसको मैं सही से लिखता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा कि बेसिकली कुछ इस तरीके की अगर मेरे पास आइडेंटिटी आती है तो उसको मैं पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। तो दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 q³ प्लस 27 q² प्लस 9q प्लस 1। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, अब क्या करो आप, इसमें मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3 कॉमन ले रहा हूँ,
तो अगर आप, और सुनो, आपको 3 नहीं बल्कि आपको 9 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं 9 प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 9 अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पर 9 3 या 27 यानी कि 9 3 27 यानी कि 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, और ये +1 तो ऐसे ही रहा। बस इतना इसको करके छोड़ दो। अब आगे आओ। अब r की वैल्यू क्या बची है, 2 बची है, ठीक है। तो मैं अब समीकरण 1 में r की वैल्यू 2 रख रहा हूँ। दैट मीन्स x इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। क्या करोगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो एक x क्यूब और ये इसका भी क्यूब, ठीक है। तो x क्यूब तो x क्यूब ही हो गया बराबर। अब देखो a प्लस बी का बी ऑफ होल क्यूब, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो a क्यूब इसका मतलब 3q का क्यूब प्लस b क्यूब दैट मीन्स 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, b कितना है, 2 है, प्लस 3a कितना है, 3q है, a कितना है, 3q है, और b का स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 3 27 क्यू क्यूब प्लस 2 2 4 2 8 प्लस 3 3 9 क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा यानी कि 9 9 तो 27 27 2 ना 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 3 12 12 2 दूनी 4 यानी कि 2 का वर्ग ना, तो 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 3 36 क्यू, ठीक है। आई बात समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, तो मैं इसमें भी अब 9 कॉमन लूँगा, ठीक है। और 9 कॉमन मैं कैसे लूँगा, बहुत ध्यान से देखो। क्या मैं कर रहा हूँ कि अगर मैं इसे 9 कॉमन लूँ, ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पर 3q क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 9 6 54 यानी कि 6q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 यानी कि 4q और ये प्लस 8, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको भी यहाँ तक रोक दिया, या इसको भी और इसको भी मैं इसमें भी देखो इधर, इसमें क्या करो, इसमें भी आप 9 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपका 3q क्यूब। अब बहुत ही अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं क्या कर दूं कि अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को m मान लूँ, क्योंकि उसने कहा है प्रश्न में कि जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। q क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये भी तो हमारा एक पूर्णांक ही तो है भैया, और ये भी हमारा एक पूर्णांक है। तो हमने क्या कह दिया कि मैंने पूर्णांक को m मान लिया। तो बहुत ही अगर ध्यान से देखोगे तो ये 9m हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका बन जाएगा 9m प्लस 1, और ये भी हो जाएगा आपका 9m प्लस 8, ठीक है, 9m प्लस 8, ठीक है। उसके बाद में अब कहीं ना कहीं जो मुझे लाना था वो हमारा प्रूफ भी हो गया है, ठीक है। तो देखो ना, यहाँ पे लिख देना कि जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और जो मुझे लाना था वो तो यहाँ प्रूफ हो गया, यानी कि 9m, ठीक है, 9m यानी कि लिख दोगे कि अतः धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, अतः धनात्मक, और हाँ ये बात देखो लिखनी जरूरी होती है, ठीक है। तो अतः धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका 9m या 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 या 9m प्लस 8 के रूप की या के रूप का होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका सलूशन पूरा का पूरा हो चुका है। बाकी जो क्वेश्चन जो हमने छोड़ रखे हैं वो आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करो, नोट करो, और बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। थैंक यू क्लास।